Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 12th mathematics, we are going to discuss the solutions of PTS 19 from our CBSE 21 sample papers book. ठीक है बच्चों, एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ सैंपल पेपर्स भी चाहिए तो आपको फ्री पीडीएफ सैंपल पेपर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन कैसे? मोर ओवर, अगर आपको ये सीबीएसई 21 सैंपल पेपर की बुक परचेज करनी है तो इसे आप कैसे परचेज करेंगे? तो चलिए जरा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वी हैव गिवन अ क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे देन यू विल बी डायरेक्टेड टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री पीडीएफ सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो फ्री पीडीएफ सैंपल पेपर्स हैं वो पीटीएस 21 से लेकर पीटीएस 27 तक ही हैं। यानी पीटीएस 1 से लेकर पीटीएस 20 तक के अगर आपको सैंपल पेपर्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी सीबीएसई 21 सैंपल पेपर बुक परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करने के लिए आप लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप इस बुक को डिस्काउंटेड प्राइस में ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो वी आर ऑन मिशन, मैथ मिशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास फाइनली शुरू कर लेते हैं। So let's start the discussion of questions from PTS 19, starting from section A. This section is going to include 20 MCQs. Every MCQ carry 1 mark each. तो क्वेश्चन 1 से बिगिन करते हैं आज के टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है बच्चों? नाउ एज यू कैन सी, क्वेश्चन 1 में बेसिकली आपके सामने एक ग्राफ है। ठीक है, बोल रहा है shown below is the graph of a function fx whose domain is given by this interval. डोमेन दे रखा है इस ग्राफ में रिप्रेजेंट होने वाले फंक्शन का नाम fx है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन fx? आपको बताना है ये किस फंक्शन fx का ग्राफ है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से नोटिस कर रहे हो, दिस ग्राफ रेफर्स टू fx इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर इन आवर सिलेबस। ठीक है, अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें साइन इनवर्स फंक्शन या फिर कॉस इनवर्स फंक्शंस के ऊपर ही क्वेश्चन बने हैं। लेकिन ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स फंक्शन या फिर ग्राफ ऑफ सीकेंट इनवर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ कोसेकेंट इनवर्स फंक्शन या ग्राफ ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स फंक्शन, इनके लिए अभी तक तो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सैंपल पेपर में इसलिए डाला है ताकि आप जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कितने हैं टोटल 6 हैं, इन सब के ग्राफ के लिए सही से प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों? As you can see, question number 2 is from the topic matrices. क्या बोल रहा है? P and Q are matrices such that P plus Q and PQ are defined. यानी P plus Q भी डिफाइंड है। अगर दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो P plus Q तभी डिफाइंड होगा जब P and Q दोनों का ऑर्डर सेम होगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन में यह भी तो कहा गया है कि PQ भी डिफाइंड है। अब P into Q ये प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगा जब इसका नंबर ऑफ कॉलम, किसका? पहले वाले का, और दूसरे वाले मैट्रिक्स Q का नंबर ऑफ रो बिल्कुल सेम होगा। समझे? जो प्रीफैक्टर मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और जो पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, तभी जाके P इंटू Q ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ये डिफाइंड होगा। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको पता ही है। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैट्रिक्स P एंड Q। तो क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, ऑप्शंस को देखते हैं। P एंड Q कैन बी एनी मैट्रिसेस बट ऑफ द सेम ऑर्डर। देखो ये वाली कहानी इसके लिए ठीक थी, P प्लस Q के लिए ठीक थी, P इंटू Q के लिए ठीक क्यों नहीं है? ऑप्शन ए में जो बोला है वो P इंटू Q के लिए ठीक क्यों नहीं है? लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैट्रिक्स P का ऑर्डर है 2/3 और मैट्रिक्स Q का ऑर्डर भी 2/3 होना ही पड़ेगा, क्योंकि एडिशन
को डिफाइंड होना है, लेकिन इस केस में अगर आप नोटिस करें तो P इंटू क्यू डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जो पहला मैट्रिक्स है यानी प्री फैक्टर मैट्रिक्स, इसमें कितने कॉलम हैं, क्या उतने ही रो हैं पोस्ट फैक्टर वाले मैट्रिक्स में? तो नहीं है। सो दैट मींस P इंटू क्यू डिफाइंड नहीं होगा अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो। लेकिन जरा ऑप्शन बी को पढ़ते हैं, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, P एंड Q मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ये ठीक है, मान लेते हैं मैट्रिक्स P एंड Q, इसका ऑर्डर 2 by 2 ले लो, तो इसका भी 2 by 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बोला हुआ है ऑफ सेम ऑर्डर, समझे? तो इस समय P प्लस Q भी डिफाइंड होगा एंड P इंटू Q भी डिफाइंड होगा। आप चेक करके देख लेना, ठीक है? 3 by 3 का ले लो, 3 by 3 का ले लो, तब भी यही बात बनेगी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन सी और डी को भी पढ़ लेना, ठीक है? और देखना जरा कि वो ठीक क्यों नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 हियर। यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके इक्वल दे रखा है, मतलब ये भी एक डिटर्मिनेंट ही है आरएचएस में जो दे रखा है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 0? यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 होगा तो कौन सी कंडीशन यहां पर लगेगी? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 कंडीशन दी गई हैं। ध्यान से एनालाइज करते हैं जरा यहां पर क्या क्या बोला गया है। जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें कह रहा है कि a माइनस 2p, b माइनस 2q, c माइनस 2r, ये तीनों इक्वल होंगे किसके? तो 0 के। यहां पर a माइनस 2p या b माइनस 2q या c माइनस 2r का मतलब क्या है? ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टीज जो सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको सीखनी चाहिए, समझ रहे हो? चलिए यहां पर देखते हैं जरा। अगर मैं यहां पर रो 1 माइनस ट्वाइस रो 2 ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूं अपने डिटर्मिनेंट में, तो यहां पर मेरा डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा? a माइनस 2p, b माइनस 2q एंड देन c माइनस 2r, और फिर यहां पर है p q r एंड देन वी हैव x y z, ठीक है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a माइनस 2p या b माइनस 2q या c माइनस 2r ये सब 0 के इक्वल होने हैं, तो यहां पर आप इसे 0 रखोगे, इसे भी 0 रखोगे और इसे भी 0 रखोगे, तो इस तरीके से रो 1 के सभी एलिमेंट 0 हो जाएं। जब किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। कहने का मतलब यहां पर ये जो फर्स्ट कंडीशन में आपको स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 बन सकता है। ओके, इस प्रॉपर्टी पे फोकस रखना। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती है तो बेसिक प्रॉपर्टी सीख लो, अच्छा रहेगा, एमसीक्यूज को डील करने में आसानी रहेगी। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। वेल, यहां पर जैसे ही तुम थर्ड रो में x, y और z की जगह 0 पुट करोगे, अगेन थोड़ी देर पहले जो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा था वही चीज यहां पर भी मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। वैसे हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी एक डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाएं तो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। ठीक है बच्चों, फिलहाल यहां पर कॉलम की बात तो नहीं करनी है, रो की बात करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं जरा। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 2y एंड c इक्वल टू 3z। देखो यहां पर अगर c इक्वल टू 2z होता तो बात बन जाती, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो c इक्वल टू 3z है। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब अगर मैं c की जगह 2z रखता तो ये स्टेटमेंट कैसे सही बनता? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। हालांकि इसका यहां पर कोई कंसर्न नहीं है, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। a की जगह 2x रखना है, b की जगह 2y और c की जगह मैंने बोला कि 2z रख दो। अभी 3z बोल रहा है, यही तो गड़बड़ है, ठीक है ना? बाकी सब सेम रखो, यानी p q r और फिर थर्ड रो में आपको दिख रहा होगा x y z। ठीक है, अब इस समय क्या हो गया? अगर ऐसा होता तो यानी c की जगह 2z होता तो इस समय क्या हो रहा है कि रो 1 एंड रो 3 प्रोपोर्शनल हैं, 2x अपॉन x, 2y अपॉन y, 2z अपॉन z। रो 1 एंड रो 3 के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हैं। इस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, समझ रहे हो? लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि c की जगह 2z होगा तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं।
ठीक है बच्चों, मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है ही, कहने का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वाले स्टेटमेंट ही ठीक है, यानी ऑप्शन बी को यहां पर देख लो। ठीक है, एक बात का जवाब और देना, मैं ये कह रहा था कि सी की जगह 2z हो जाए तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही बन जाएगा, लेकिन ए और बी की जगह हम क्या कर दें, सी को सेम रखो, सी को 3z रखो, ए और बी की जगह हम क्या करें ताकि थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक बन जाए, मुझे कमेंट करके बताना, सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 हियर। यहां पर बोल रहा है इफ एबीसी इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गिवन बिलो। ये डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू बताना है, कंडीशन दे रखी है एबीसी इज इक्वल टू 2। तो या तो आप डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंड करो या फिर पहले प्रॉपर्टी लगाओ ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। ठीक है, तो मैं यहां पर लगाऊंगा प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज मैं कैसे लगाऊंगा बेटा, ध्यान से देखिए, मैं क्या करने वाला हूं, रो 3 में से मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं रो 1 प्लस रो 2 को, समझे, रो 1 प्लस रो 2 इसे हम रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट कैसा बनेगा, मतलब रो 1 में तो कुछ नहीं करना, यानी ये आपका 2a है, ये भी 2a है, ये 3b प्लस c है, ये आपका 3b है, दिस इज 2a प्लस c एंड दिस इज 3b। हमने कहा कि रो 3 माइनस रो 1 प्लस रो 2, यानी इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो यहां पर 0 आ जाएगा, चेक करो ध्यान से। ठीक है, अच्छा फिर यहां पर इनको ऐड करोगे तो 4a प्लस c, लेकिन इसमें से माइनस करना है यानी माइनस का 4a आ जाएगा, c वाला कट जाएगा बेटा। यहां पर करोगे ये बनेगा आपका 6b प्लस c, माइनस करिए c तो कटेगा, माइनस का 6b बचेगा। ठीक है, अब आपका मन करे तो एक बार और प्रॉपर्टी लगा लो या फिर एक्सपेंड करो, एज यू विश, जैसा आपका मन करे। मैं एक्सपेंड कर लेता हूं, तो एक्सपेंड करेंगे, कहां से करें, C1 से कर लेते हैं एक्सपेंड, अच्छा रहेगा। इसके बाद हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करने जा रहे हैं। सो ये है 2a इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, माइनस का 12ab और ये माइनस का 6bc। ठीक है, माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, यानी ये प्लस का 12ab बनेगा। ठीक है, इसके बाद माइनस 3b इंटू, तो यहां से आप करोगे तो ये बनेगा आपका माइनस का 12ab। ठीक है, माइनस का 12ab और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव के साथ, तो ये पहले बनेगा आपका माइनस का 12ab, लेकिन वो प्लस का 12ab आ जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है, ऐसे ही ये बनेगा आपका माइनस 4ac, बट दैट विल बी प्लस का 4ac। ठीक है, और कॉलम 3 का जो लास्ट एलिमेंट है उसके लिए आपको कोफैक्टर्स लेने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां जो भी आएगा लिख लेना भैया, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटा, तो फाइनली ये क्या बन रहा है आपका, ब्रैकेट में देखते रहना, कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी, ये 12ab नेगेटिव और ये पॉजिटिव गया, यानी यहां से आपको सिर्फ ये मिलेगा। यहां पर बाहर है माइनस 3b और ब्रैकेट के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये ab वाले गए, माइनस 12ab प्लस 12ab गया, वहां से 4ac बच गया यहां से। ठीक है, ये बनेगा माइनस का 12abc और ये माइनस का 12abc, यानी माइनस का 24abc। abc की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2 के इक्वल, तो माइनस 24 इंटू 2 यानी माइनस का 48। माइनस का 48 इज देयर इन द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। इसमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है देन f0 मस्ट बी इक्वल टू दिस लिमिट वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर f ऑफ 0 का मतलब यहां से आपको मिल रहा होगा k है, तो f ऑफ 0 की जगह k लिखो एंड लिमिट वैल्यू अब हम निकालेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन यहां पर क्या है बेटा, sin 2x अपॉन 8x। या तो आप लिमिट इवेल्युएट कर लो या फिर एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लो, अच्छा रहेगा। एल हॉपिटल रूल आई होप आप में से कुछ बच्चों को आता होगा। 0/0 फॉर्म है, तो न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करो। 8x का डिफरेंशिएशन 8 आएगा और न्यूमरेटर में चलोगे
तो साइन 2x का बनेगा cos 2x और एंगल 2x का 2 आएगा। मैंने क्या बोला, एल हॉपिटल रूल की बात कर रहा था मैं। तो 0/0 फॉर्म अगर है तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आप ध्यान रखना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, एमसीक्यूज में अप्लाई करो, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करते कैसे हैं बेटा, तो एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करने के लिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म के फंक्शन में न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करिए और उसके बाद फिर चेक करिए लिमिट वैल्यू पुट करके क्या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म बन तो नहीं रही है। अगर बन रही है तो फिर से यही प्रोसेस रिपीट करो। अब जैसे कि मैंने यहां पर इसमें डेरिवेटिव किया, इसमें डेरिवेटिव किया, अब इसके बाद जब मैं x की लिमिट पुट करूंगा तो 0/0 फॉर्म तो बन नहीं रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं बन रही है, मतलब मेरा काम तो हो गया है। मैं x की लिमिट पुट करूंगा और बस बात बन जाएगी, समझे। तो ये 2/8 यानी 1/4 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो k की जगह 1/4 आ गया, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही हो गया है। ठीक है, एल हॉपिटल रूल के बारे में जो मैंने ब्रीफ किया ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 हियर। इसमें आपको इसका इंटीग्रल बताना है, इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा। एक काम करते हैं, मैं यहां पर इंटीग्रेशन का साइन बना लेता हूं और इसे dx लिख देता हूं, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने dx कर दिया। अब यहां पर ये जो एंगल दिख रहा है cos फंक्शन में, इसे आप t सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/x को पुट कर दो बेटा। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे इट विल बी -1/x², dx इज इक्वल टू dt। मैंने नेगेटिव यहां नहीं लिखा क्योंकि यहां लिखूंगा, सही है, ओके। अब ये करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना, -dt/cos²t। तो cos² मतलब क्या बन जाएगा, sec² dt। अब इसका इंटीग्रल तो इजीली हो जाएगा, माइनस टेंजेंट ऑफ टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t का मतलब क्या था बच्चों, तो t का मतलब था 1/x, यही आपने सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसा किसमें है, हम यहां पर बेसिकली सिर्फ फंक्शनल पार्ट को देखेंगे क्योंकि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी जगह आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो -10 1/x जो है सिर्फ ऑप्शन बी में है, अगर आप ध्यान से नोटिस करें यहां पर, है ना। और जैसे कि मैंने कहा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी जगह कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, तो यहां पर -b यूज किया गया है, नो वरी फॉर दैट। यहां पर ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। यहां पर मॉडुलस फंक्शन है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शन में जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे, यहां से हम x की वैल्यू पता करेंगे। तो x की वैल्यू आ रही है 0 एंड 4। ठीक है, ये जो 0 है ना, सिर्फ यही वो वैल्यू है जो कि आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिमिट्स के अकॉर्डिंग है। डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट आपको दिख गया होगा, -1 से 1 है। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ना इसको हम ब्रेक करने वाले हैं, -1 से 0 और फिर 0 से 1, इस लिमिट में फंक्शन तो सेम ही रहेगा। मॉड में 4x - x² dx और यहां मॉड में 4x - x² dx। ठीक है, मॉड को कैसे हटाएंगे बच्चों, now we have to integrate these two integrals in order to get the final answer, but for that we have to remove the modulus signs present here। तो यहां मॉडुलस साइन को हम कैसे हटाएंगे, 4x - x² में अगर आप ध्यान से देखें तो x तो कॉमन था ही, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें x की लिमिट -1 से 0 के बीच में है। इस लिमिट में x की कोई सी भी वैल्यू आप पिक कर लो, जो आपका मन करे वो वैल्यू चुन लो, जैसे कि x की जगह -1/2। अगर आप यहां x की जगह -1/2 पुट करोगे तो ये नेगेटिव रहेगा और ये ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस के अंदर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब मॉड के अंदर ओवरऑल नेगेटिव साइन दिखेगा। तो मॉड को हटाकर बाहर एक नेगेटिव खुद लगा देंगे, समझ रहे हो। तो -1 से 0, मॉड को हटाया और बाहर एक नेगेटिव खुद लगा दिया। इज इट क्लियर,
अगले वाले में चलो। तो इस इंटीग्रल में लिमिट है 0 से 1, यहां से भी x की जगह कोई भी वैल्यू पिक कर लो, फॉर एग्जांपल 0.1 ले लो या हाफ ले लो, ठीक है। तो हाफ लेंगे तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मॉड के अंदर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी मॉड के अंदर पॉजिटिव ही आएगा, तो मॉड के साइन को हटाकर पॉजिटिव ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसको हमें करना है इंटीग्रेट और लिमिट्स पुट करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। इस माइनस को बाहर ही रहने दो, तो ये होगा 4x² बाई 2 यानी 2x² आएगा, समझ गए, माइनस x³ अपॉन 3, लिमिट्स तो हम लगाएंगे ही, ऐसे ही यहां आ जाओ, 2x² माइनस x³ अपॉन 3 एंड वी हैव टू पुट द लिमिट्स ऑल्सो, ठीक है बेटा। तो शुरू करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाहर नेगेटिव है भूलना मत, ठीक है। तो बाहर नेगेटिव है, ब्रैकेट लगा देते हैं, अपर लिमिट डालने पे पूरा 0 हो रहा है, ध्यान से देख लो, माइनस लोअर लिमिट, तो यहां -1 डालोगे तो ये सिर्फ 2 रहेगा क्योंकि -1 का स्क्वायर, समझ गए मेरी बात। अच्छा यहां डालोगे तो ये -1 का क्यूब दैट इज -1 अपॉन 3 और आगे नेगेटिव है, समझ गए, यानी 2 + 1/3 ऐसे आएगा, गॉट इट, समझ गए। इसका काम हो गया। अब इसमें आ जाओ, इस वाले में आ जाओ, तो अपर लिमिट डालोगे 2 × 1 यानी 2 माइनस 1/3, ठीक है, और लोअर लिमिट पे पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फाइनली ये बनेगा आपका माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6 + 1 यानी 7/3, यहां पर क्या होगा 3 × 2 = 6 -1 यानी 5/3। अब ये क्या बनेगा बेटा 12/3 यानी 4, तो 4 इज द आंसर, यानी ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 हियर। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द एरिया अंडर द पैराबोला गिवन बाय y = 4x² बाउंडेड बाय द x एक्सिस एंड द लाइंस x = -1 एंड x = -2। तो पैराबोला कैसा बनेगा यहां पर, y = 4x², यानी पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, दिस इज y एक्सिस बाउंडेड बाय द लाइंस x एक्सिस x = -1 एंड x = -2। तो यहां पर है आपका x = -2 और ये है आपका x = -1 और एरिया आपको लेना है विद द x एक्सिस, यानी ये वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम लिमिट लेंगे -2 से -1, y = 4x², यानी फंक्शन तो एज इट इज रह जाएगा। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, यही आपका एरिया आने वाला है, तो 4/3 और ये x³, लिमिट्स लगाते हैं -2 से -1, ठीक है। तो जैसे ही अपर लिमिट डालोगे तो -1 ही रहेगा नेगेटिव, लोअर लिमिट डालोगे तो -8 आएगा, बट ये माइनस है ना तो इसको प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा आपका 7 × 4 यानी 28/3। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 9.33 ऐसे आना शुरू हो जाएगा, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है ध्यान से देखना, इसने ये नहीं पूछा है कि एग्जैक्ट एरिया क्या आएगा, इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द एरिया अंडर द पैराबोला। तो 9.333 इसके क्लोजेस्ट कौन सा एरिया बनेगा, ये वाला बनेगा, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 हियर। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज एन ऑर्डर ऑफ 2 एंड अ डिग्री ऑफ 3। ऑर्डर 2 तो इसमें भी है, बट डिग्री 3 का पंगा है, डिग्री 1 आएगी इसमें, है ना। ऑर्डर 2 डिग्री 3 इसमें तो ठीक लग रहा है, बाकियों में इसमें ऑर्डर 3 हो गया, और इसमें एक्चुअली ऑर्डर तो ठीक है लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी ही सही होगा, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है
For dy upon dx is equal to 4 times e to the power 3x, if y of 0 is equal to 7 by 3, then which of the following is a particular solution of the differential equation? तो यहां पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहा. तो dy is equal to 4 times e to the power 3x dx. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. यही बनेगा इंटीग्रेशन. ठीक है, प्लस में c. पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन दे रखी है, यानी इसमें हम x की जगह 0 एंड y की जगह 7/3 पुट करेंगे. किसमें पुट करेंगे? इसमें. ठीक है, इट इज द जनरल सॉल्यूशन. चलिए पुट करिए. तो y की जगह 7/3 और x की जगह 0, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा. इंटू 1 कर दे रहा हूं डायरेक्टली. तो c की वैल्यू आएगी 7/3 माइनस 4/3. क्या बना? यानी 3/3, यानी 1 बनेगा बेसिकली. तो कहने का मतलब आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा? y विल बी इक्वल टू 4/3 e की पावर 3x प्लस में 1. तो ऑप्शन चेक करो. ये वाला ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन सी सही हो जाएगा. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th. So now we have question number 11 here. क्या बोला गया है? Shown below is a regular hexagon whose two vertices are joined by a vector. Which of these statements is or are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है ना? तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है. यहां पर वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर्स. तो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी एक्चुअली इनका डायरेक्शन डिफरेंट है, यानी ये स्टेटमेंट ठीक नहीं हो सकता. अगला स्टेटमेंट कह रहा है वेक्टर बी एंड वेक्टर ई आर कोलिनियर वेक्टर्स. तो वेक्टर बी ये रहा एंड वेक्टर ई ये रहा. वेल ये कोलिनियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. आप वेक्टर ई को पैरेलली शिफ्ट कर दोगे तो ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे. मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है, सही है. ठीक है, अगला बोला हुआ है जो थर्ड स्टेटमेंट है, वेक्टर सी, वेक्टर डी एंड वेक्टर जी आर को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो. तो वेक्टर सी और वेक्टर डी के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वेक्टर जी है ना, इसका इनिशियल पॉइंट यहां पर है. समझ गए? तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत ही होगा. अब जरा ऑप्शंस को देखते हैं. तो हमको ये पता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वही सही है. ठीक है, और ऐसा आपके ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए ठीक हो गया. ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, एनालाइज करना होगा इसमें. आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12th. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12th हियर. क्वेश्चन नंबर 12th में क्या बोला हुआ है? द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस पी क्यू एंड आर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन बाय द वेक्टर्स. वेक्टर्स आपके सामने हैं respectively. Which of the following is the vector that represents the median PS? तो यहां पर एक काम करते हैं, हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. ये आपका ट्राइंगल हो गया PQR. ठीक है, PQ PR, और आपको जो मीडियन निकालना है वो ये है PS. ठीक है बेटा, तो यहां पर मीडियन PS विल बाइसेक्ट द साइड QR. ठीक है, तो यहां पर अगर वर्टेक्स P को मैं ओरिजिन की तरह ट्रीट करूं, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्चुअली, PQ प्लस PR अपॉन 2 टू गेट द वेक्टर PS. समझ गए? PS जो मीडियन है वो साइड QR को बाइसेक्ट कर रहा है, और P को मैंने ओरिजिन की तरह ट्रीट कर लिया. बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पर. तो वेक्टर PQ हमको लिखना पड़ेगा, वेक्टर PQ. तो P का पोजीशन वेक्टर ये रहा, Q का पोजीशन वेक्टर यहां पर है, और R का यहां पर है. तो सबसे पहले वेक्टर PQ, तो Q वाले में से P वाले के जो पोजीशन वेक्टर हैं उसको माइनस करेंगे. ये बनेगा आपका 4i कैप. ठीक है, 6j माइनस 2j यानी 4j कैप. ठीक है, 8k माइनस 4k यानी प्लस 4k कैप. अब R का जो पोजीशन वेक्टर है इसमें से P वाले को माइनस करेंगे, तो ये बनेगा आपका 5i कैप. ठीक है, j माइनस 2j यानी माइनस का j कैप हो जाएगा, k माइनस 4k यानी माइनस का 3k होगा, और इस पूरे को हमें 2 से डिवाइड तो करना ही है. तो ये क्या बनेगा बेटा? 9/2 i कैप. ठीक है, और 4j माइनस j यानी
3j होगा, लेकिन नीचे 2 भी है, ठीक है, और ये आपका हाफ k कैप। अब जरा ऑप्शंस को देखो ध्यान से, 9/2 i कैप, तो यहां पर है सिर्फ प्लस 3/2 j कैप प्लस हाफ k कैप, यानी ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें बोला हुआ है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स x, y एंड z आर गिवन बाय दीज वेक्टर्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली if the points x, y and z are collinear then which of the following could be the value of m। यहां पर सबसे पहले आप वेक्टर x, y लिखो, लिखते हैं जरा, मैं कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा, वेट करिए। तो y का पोजीशन वेक्टर और x का पोजीशन वेक्टर ये रहा, x y वेक्टर लिखेंगे तो ये बनेगा आपका 3i कैप, ठीक है, प्लस m-4 j कैप, ठीक है, 15/2 माइनस 3 के कैप के लिए, तो ये 9/2 आ रहा है, चेक करना, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर एक्स जेड भी लिखो, तो जेड वाला ये रहा, एक्स वाला ये रहा, वेक्टर एक्स जेड लिखेंगे तो ये बनेगा आपका 6i कैप, फिर -4 यानी -8 जे कैप, ठीक है, 12 के कैप और ये 3 के कैप यानी 9 के कैप। आपसे बोला हुआ है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हमने जो वेक्टर्स अभी ऑब्टेन किए हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो अगर तुम वेक्टर एक्स वाई का लिखोगे तो ये बनेगा 3m-4 एंड 9/2, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, इसके 6-8 एंड 9 वेक्टर एक्स जेड के हमको डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल दिखाने हैं। तो 3/6 इज इक्वल टू m-4/-8 इज इक्वल टू 9/2/9। समझ गए? m की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, या फिर इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 3/6 दैट इज 1/2 इज इक्वल टू दिस अपॉन -8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये बनेगा -8/2 यानी -4 इज इक्वल टू m-4। तो यहां से बेटा m की वैल्यू 0 आ रही है, m की वैल्यू 0 का मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 हियर। इसमें कह रहा है अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी अल्फा एंगल मिल गया, एंड एन एंगल ऑफ 300 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी बीटा एंगल मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एंगल इट मेक्स विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। दैट मीन्स आपसे गामा वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करो बेटा, तो कॉस स्क्वायर 135 डिग्री, कॉस स्क्वायर 300 डिग्री, और ये गामा वाला एंगल तो आपको निकालना ही है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 135 डिग्री मतलब -1/√2, लेकिन स्क्वायर है, ठीक है, प्लस कॉस 300 डिग्री निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा। इसके बाद कॉस स्क्वायर 300 डिग्री मतलब कॉस 300 को निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 360 - 60, तो ये बन जाएगा कॉस 60। अब कॉस 60 का मतलब होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है यहां पर यानी 1/4, तो इस पूरे को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/4। तो कॉस स्क्वायर गामा 1/4 है, मतलब कॉस गामा प्लस माइनस 1/2 आएगा। इसका मतलब गामा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/3 या 2π/3, जिसको आप अगर डिग्री में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं आप 60 डिग्री या 120 डिग्री, ठीक है। अब हमें जो वैल्यूज मिली हैं एंगल्स की, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को एनालाइज करें तो ऑप्शन बी वाला हमें ठीक लग रहा है, लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान से देखना। पूछा क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एंगल इट मेक्स विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द जेड एक्सिस।
तो जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस बोला गया है, क्या इसकी वजह से हमें ऑप्शंस में 120 डिग्री वाले एंगल को सर्च करना चाहिए? वेल, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में क्या है? सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 हियर। यहां पर बोला हुआ है वेक्टर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्यू आर, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पी क्यू एंड आर गिवन बाय द वेक्टर्स रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई बेसिकली यहां पर है। अब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होगा, ठीक है। इसी का हम यहां पर यूज करने वाले हैं, लेकिन हमको चाहिए वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर क्यू आर भी चाहिए। तो वेक्टर पी क्यू कैसे लिखेंगे? तो ये पी है, पी का पोजीशन वेक्टर, ये क्यू का, और ये रहा आर का पोजीशन वेक्टर। तो पहले वेक्टर पी क्यू लिखते हैं, तो 5 आई कैप माइनस 4 आई कैप यानी 1 आई कैप बनेगा, प्लस अगला होगा y माइनस 7 जे कैप। ध्यान से देखो, इसके बाद होगा प्लस का 2 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर क्यू आर के साथ। क्यू वो रहा, आर ये रहा, मतलब आर वाले में से क्यू वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी माइनस 7 आई कैप, ठीक है। 9 माइनस वाई जे कैप, फिर 4 के यानी ये हो जाएगा आपका 3 के कैप, और ये जीरो होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अब जरा हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा -7, ठीक है। फिर y -7 वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई भी कर दो, करते चलो, तो ये बनेगा आपका 9y, ब्रैकेट लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, 9y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 63 प्लस का 7y, ठीक है, डन। फिर 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं क्या बनेगा बेटा। तो ये 6 माइनस 7 यानी -1, ये -1 और ये -63 यानी माइनस का 64, माइनस वाई स्क्वायर और 9 और 7 16 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब यहां से अगर मैं -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी इट इज y माइनस 8 का होल स्क्वायर। चेक करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 8, y की वैल्यू 8, मतलब ऑप्शन डी वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 हियर। इसमें बोला हुआ है अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी along with its constraints is given below, maximize z equal to 3x plus 2y, और constraints भी given है, which of the following is true about the above LPP। तो यहां पर बोला हुआ है it has no solution, it has a unique solution and so ऑप्शन सी और डी को भी पढ़ सकते हो आप। मैं क्या करता हूं यहां पर, सबसे पहले जरा ग्राफ इसका प्लॉट कर लेता हूं। रफली हम कर रहे हैं बिकॉज MCQ है भाई साहब, ठीक है। x एंड y एक्सेस, ओरिजिन, एक कंस्ट्रेंट है x इक्वल टू 4 वाला और एक है y इक्वल टू 4 वाला। तो ये तो बन गया आपका y इक्वल टू 4 वाला और ये आपका आ गया x इक्वल टू 4 वाला, ठीक है। इसकी शेडिंग करोगे तो 0,0 यहां पुट करेंगे तो ये ट्रू आएगा, मतलब शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन। इसका भी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन ही बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग होनी है। ये दो कंडीशन आपके सामने हैं, तो ये आपका फिजिबल रीजन आ गया बेटा, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर आप ध्यान से देख लो, मैंने लिखना शुरू कर दिया है। अब पॉइंट ए बनेगा यहां पर 4,0, पॉइंट बी विल बी 4,4 एंड पॉइंट सी विल बी 0,4। तो इन पे हम जरा z की वैल्यू देख लेते हैं। z एट ए, ओरिजिन भी होगा कॉर्नर पॉइंट में, ठीक है ना। तो z एट ए निकालोगे, यहां पर पॉइंट ए को पुट करिए, 12 आएगा। z एट बी निकालोगे तो यहाँ पर 3 4 12 एंड 2 4 8 यानी 20 आएगा। फिर z एट सी निकालेंगे 0,4 यानी 8, एंड एज आई सेड ओरिजिन पे भी निकालोगे तो 0 ही आएगा। आपको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू ये रही, दिस इज द मैक्स वैल्यू। यानी इस एलपीपी के लिए हमको मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगी कहां पर, तो पॉइंट बी पर,
ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन तो है इसका। बाकी पढ़ते हैं यहां पर ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था। ऑप्शन ए इट हैज नो सॉल्यूशन, वेल गलत। ऑप्शन बी इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में बोला हुआ है इट हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, दो अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन डी को भी आप पढ़ लो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 हियर। इसमें बोला हुआ है M and N are two events such that, ये आपको दे रखा है, फिर P of M भी गिवन है, P of N भी गिवन है। Which of the following is the value of P M intersection N complement? ठीक है, इसकी हेल्प से हम P of M इंटरसेक्शन N निकालेंगे। सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है बेटा। ये क्या होता है, इसके नीचे P of N लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं, करना चाहिए, MCQ है बेटा। तो इसकी वैल्यू आपके सामने है 0.3, P of N की वैल्यू भी ये रही 0.4, तो दिस विल बी 0.12। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी M इंटरसेक्शन N कॉम्प्लीमेंट, विच इज एक्चुअली P of M minus N, which can be obtained by this P of M minus P of M intersection N। P of M इसका वैल्यू ये रहा, ठीक है, और इसमें से M इंटरसेक्शन N ये रहा, इसको माइनस कर दो। जानबूझ के मैंने P of M की वैल्यू में 0.20 लिखा है, लिख सकते हैं तो लिख दिया, लेकिन जानबूझ के लिखा था क्योंकि मुझे माइनस भी करना था ना, तो ये आ जाएगा 0.08। 0.08, ऑप्शन डी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें बोला हुआ है द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अलोंग विद देयर ग्राफ इज शोवन बिलो। कंस्ट्रेंट्स आपके सामने हैं, ठीक है, ग्राफ भी आपको दिख रहा होगा। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज z इक्वल टू x प्लस वाई, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज। तो एक काम करते हैं, यहां पर जो फिजिबल रीजन आपको दिख रहा होगा ये अनबाउंडेड है और इसका कॉर्नर पॉइंट यहां पर है, मतलब 10,0 पे है, तो हम z की वैल्यू इसी पॉइंट पे निकालेंगे 10,0 पे, तो ये 10 + 0 यानी 10 ही आ जाएगी। अब ये जो z की वैल्यू आई है, तो ये हो सकता है इस LPP का सॉल्यूशन हो, यानी यही मिनिमम वैल्यू हो सकती है इस LPP के लिए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये मिनिमम वैल्यू इसका हो ही ना, मतलब इस LPP का कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ये भी पॉसिबल है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो फिजिबल रीजन है ये अनबाउंडेड है, तो हमें चेक करना पड़ता है कि यहां पर LPP का जो मिनिमम वैल्यू है वो यही आएगा या फिर LPP का कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट z लेस देन 10। अब z का मतलब यहां पर है x प्लस वाई लेस देन 10, इसका हम लोग यहां पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसमें अगर आप y को 0 रखोगे तो x 10 ही आएगा, यानी यहां पर, और x को 0 रखोगे तो y 10 आएगा। तो बेसिकली यहां पर ये यहां कहीं आना चाहिए, है ना। वैसे भी रफली बना रहा हूं मैं, मेरे पास स्केल तो है नहीं, और इसका ग्राफ बना रहे हो मतलब डॉटेड लाइन बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो डॉटेड लाइन ऐसे, ठीक है बेटा, और इधर भी एक्सटेंड कर दो। ये किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का, और ये हमने किसके लिए बनाया, इसके लिए, लेकिन ये तो इनइक्वेशन है, मतलब शेडिंग करनी पड़ेगी। टेस्टिंग पॉइंट 0,0 लोगे तो मतलब ट्रू आएगा, यानी इसकी शेडिंग किधर होगी, टुवर्ड्स ओरिजिन, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस वाली इनइक्वेशन का जो हमने यहां पर शेडिंग किया है, इसके शेडेड पोर्शन में डॉटेड लाइन के पॉइंट्स शामिल नहीं हैं, ठीक है। दैट मीन्स इस फिजिबल रीजन में, जो कि LPP का फिजिबल रीजन है, इस फिजिबल रीजन में और इस वाले शेडेड पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये जो पॉइंट है ना 10,0 वो इसका हिस्सा है, डॉटेड लाइन के ऊपर है, बट डॉटेड लाइन के शेडिंग का हिस्सा नहीं है। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसका हिस्सा है, डॉटेड लाइन के ऊपर है, बट डॉटेड लाइन के सारे पॉइंट इसके फिजिबल रीजन के सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। कौन से पॉइंट, डॉटेड लाइन के सभी पॉइंट, जिनमें 10,0 भी शामिल है। तो 10,0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ दिस इनइक्वेशन।
इट इज अ पार्ट ऑफ दिस फिजिबल रीजन। तो इसका मतलब z इक्वल टू 10 जो हमने मिनिमम वैल्यू निकाली थी एलपीपी के लिए वो बिल्कुल ठीक है, यानी यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 लेंगे विच आर बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। चलिए जरा, सो हियर वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप। यहां पर हमें किस तरीके से आंसर करना होता है बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट व्हेन असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट व्हेन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट व्हेन असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन 19 में हमें क्या बोला गया है, लेट मी डिपिक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अब जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये कह रहा है शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन ये रही एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ग्राफ आपके सामने है, क्या बोल रहा है फर्दर इस क्वेश्चन में, असर्शन में कह रहा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ठीक है, रीजन में कह रहा है कि 3 बिलोंगिंग टू आर विच इज कोडोमेन ऑफ द फंक्शन हैज नो प्री इमेज इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। वेल, इस चीज को एनालाइज करते हैं जरा, ग्राफिकली भी देख सकते हो लेकिन मैं यहां पर अलजेब्रिकली भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9x माइनस एक्स क्यूब, एक्स कॉमन लो, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अगर फंक्शन के डोमेन में से x की जगह 1/3 पुट किया जाए तो हमें अलाउड है, क्योंकि फंक्शन के डोमेन में ये वैल्यू इंक्लूड है। ठीक है, तो अगर x की जगह 1/3 यहां पर पुट करोगे अपने फंक्शन में, यहां ध्यान से देखो 1 अपॉन एक्स था, x की जगह 1/3 तो ये 3 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट है यानी रेंज है उसमें 3 शामिल होगा। दैट मीन्स जैसे ये डोमेन है, ठीक है, और ये आपका कोडोमेन है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोडोमेन का मतलब है रियल नंबर, दैट यू कैन सी हियर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें एक नंबर 3 है जिसका प्री इमेज यहां पर ढूंढोगे तो वो 1/3 है। 1/3 इनपुट करने पे आउटपुट 3 मिल रहा है, मतलब ये इमेज है किसका, तो इसका। तो ये जो नंबर है ये प्री इमेज है किसका, तो इसका। समझ रहे हो, तो दैट मीन्स आपका जो स्टेटमेंट गिवन था ना यहां पर रीजन में, क्या बोल रहा था, 3 बिलोंगिंग टू आर कोडोमेन ऑफ एफ हैज नो प्री इमेज इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। बेसिकली इस एलिमेंट 3 का प्री इमेज आएगा और प्री इमेज की वैल्यू होगी x इक्वल टू 1/3। यही मैंने अभी आपको समझाया है, समझ गए। यानी यहां पर रीजन वाला स्टेटमेंट है फॉल्स। रीजन जैसे ही फॉल्स हुआ इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि असर्शन को ट्रू होना पड़ेगा। वैसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। आप चेक करके देख लेना, ये ऑन टू नहीं आएगा। बात समझ आ रही है, ऑन टू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगे। ये आप खुद कर लेना, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, वैसे भी अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हमको आंसर का पता चल जाता है, ऑप्शन सी या डी में से ही कोई एक ठीक हो सकता है। अगर रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी, अगर असर्शन फॉल्स है तो ऑप्शन डी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। So now we have question number 20 here for all of you and it is the last question of today's test also. क्या बोला हुआ है इसमें, असर्शन में कह रहा है this function f of x given by this is differentiable in r minus 6। अब एक्चुअली ये जो मॉडुलस फंक्शन यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसका कॉर्नर पॉइंट कैसे निकलेगा, इसको 0 के इक्वल रखो, यहां से x की जो वैल्यू आई यही इसका कॉर्नर पॉइंट है। इस पॉइंट पर ये फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूअस तो होगा नो डाउट, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ गए, इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी फॉर एवरी रियल नंबर तो आएगी, एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट। इस पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगी, मतलब ये फंक्शन पक्का इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा।
दैट मीन्स यहां पर जो स्टेटमेंट है ना असर्शन में, ये बिल्कुल सही है। रीजन में क्या है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट दिस, देन इट इज ऑल्सो डिफरेंशियबल एट दैट पॉइंट। वेल, ये गलत है, रीजन का स्टेटमेंट गलत है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही चीज मैं असर्शन वाले स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करके आया हूं। वैसे अगर मैं एक डिफरेंट एग्जांपल भी लूं आपको समझाने के लिए, मान लो ये फंक्शन ले लिया मैंने, तो इसका कॉर्नर पॉइंट तो 5 आ ही रहा है। अब इस पॉइंट पर, ये जो हमने पॉइंट लिखा, इस पॉइंट पर अगर इस फंक्शन का तुम कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो पक्का ये कॉन्टिन्यूअस आएगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होंगे, तुम चेक करके देख लेना। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा इस पॉइंट पे, जबकि इस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एलएचडी आरएसडी की वैल्यू क्या आएगी ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। फिलहाल यहां पर मैं बता चुका हूं आपको कि रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। Now we are left with the solutions of the questions from section B, C, D and E. These are subjective type of questions. To access the solution of these questions, you need to refer the description box of this video where you will find the link of our official website. उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज ओपन होके मिलेगा जहां से आप लोग PTS 16 to 20 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो वी आर ऑन मिशन, मैथ मिशन। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।